टॉपिक फ्रॉम द सीवीएस मेडिसिन इज़ अबाउट acute rheumatic fever। सो rheumatic fever आपको पता है कि क्या होता है कि सबसे पहले पेशेंट को हिस्ट्री होती है किसकी, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से जो है उसको फ्रेंजाइटिस हुआ होता है 1 और 2 वीक्स बिफोर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है जिसकी वजह से हार्ट भी इफेक्ट हो जाता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर मिमिक्री। तो ये वो चीज़ है। It is the most common cause of acquired heart disease in childhood and adolescence। पैथोजेनेसिस की क्या होती है कि ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जिसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक वो जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं उनकी जो एम प्रोटीन्स होती है ना, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ना एंटीबॉडीज़ बना चुकी होती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के थ्रू। अब होता क्या है कि जो बॉडी होती है उसको लगता है कि जो कार्डिक एंटीजन्स है ना वो भी वही एम प्रोटीन्स हैं स्ट्रेप्टोकोकाई की, तो उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ काम करना शुरू कर देंगी। तो कार्डिक सेल्स जो होंगे उनके साथ क्रॉस रिएक्ट करके उनको डैमेज करना शुरू कर देंगे। ज़्यादातर बच्चों में होता है 5 से 15 साल के, और इसकी जो हिस्ट्री होती है वो फ्रेंजाइटिस की हिस्ट्री होती है 10 डेज़ टू 6 वीक्स, उसके बाद ये होता है। और ये पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू इससे कि इसमें एस्को बॉडीज़ आपको मिलती हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स जिसमें मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब हमारी जो मेन कंसर्न है वो मेडिसिन से है। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया याद होगा आपको, जॉन्स क्राइटेरिया होता है। और जॉन्स क्राइटेरिया में ये होता है कि जो है जे फॉर जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट, इट इज़ माइग्रेटरी पोलियोथाइटिस। माइग्रेटरी पोलियोथाइटिस का ये होता है कि जैसे आपको याद होगा एक्यूट अपेंडिसाइटिस हमने देखा था, तो दैट वाज माइग्रेटरी पेन होती थी कि उसमें पहले अम्ब्लाइकस की पेन होती थी और कुछ दिन बाद पेशेंट कहता था कि पहले मुझे अम्ब्लाइकस के रीजन में पेन थी और अब वो पेन जो है वो शिफ्ट होके कहाँ चली गई है, राइट इलियक फोसा में। तो माइग्रेटरी जो है ना अपेंडिसाइटिस की पेन होती है। तो इसी तरह जो रूमेटिक फ़ीवर होती है इसकी भी माइग्रेटरी पेन होती है। मतलब ये कि माइग्रेटरी पोलियोथाइटिस मतलब ये कि पहले एक जॉइंट में पेन होती है, फिर कुछ दिन बाद पेशेंट कहता है मुझे इस जॉइंट में पेन है, फिर मतलब कभी पहले कहेगा कि मतलब 2-3 दिन पहले ना मुझे बाजू के जॉइंट्स में पेन थी, एल्बो पेन थी, अब मुझे नी पेन है, और फिर कुछ दिन बाद कहेगा कि वो शिफ्ट होके दूसरी टांग में चली गई है। मतलब कि माइग्रेटरी पोलियोथाइटिस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हमने सेट करना होता है कि जो है ना 2 मेजर क्राइटेरिया या 1 मेजर क्राइटेरिया और 2 माइनर क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हमारा होना चाहिए 2 माइनर 1 मेजर और सिंपली 2 मेजर क्राइटेरियाज। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो कहता है कि मुझे जो है ना मतलब उसके अंदर हमें कार्डाइटिस के साइंस भी मिल जाते हैं। जॉन्स क्राइटेरिया में यही है ना, जे फॉर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, ओ फॉर हार्ट इन्वॉल्वमेंट विच इज़ कार्डाइटिस, एन फॉर नोड्यूल्स सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हमें मिलते हैं, ई फॉर इरिथमेटा नोडोजम। ठीक है, मार्जिना ठीक है, वो वाले हमारे पास है होता है, और एस फॉर सिंडहेम कोरिया। तो अगर किसी पेशेंट को जो है ना क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आपको मिल जाता है कि किसी को माइग्रेटरी पोलियोथाइटिस भी है और कार्डाइटिस भी है, तो ये 2 मेजर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं रूमेटिक फ़ीवर को। इसी तरह माइनर क्राइटेरिया में वो हम देखते होते हैं कि उसमें फ़ीवर होता है, आगे हम देखते हैं उस ESR रेज़्ड होता है वगैरह वगैरह। तो 2 माइनर क्राइटेरिया, 1 मेजर या 2 मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए। ठीक है, अब एविडेंस हमें कैसे मिलेगा ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का, कि थ्रू आउट कल्चर हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। पॉजिटिव मिलेगा मतलब इन्वेस्टिगेशन में हम थ्रू आउट कल्चर करवाएंगे तो हमें पता चलेगा जी इसको तो स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ था। इसी तरह इसकी एंटीजन हम देख सकते हैं, इसकी जो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर्स हम दे सकते हैं, और रीसेंट स्कारलेट फीवर हम देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे जो है ना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो देखिए मेजर क्राइटेरिया क्या है, माइग्रेटरी पोलियोथाइटिस, कार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, स्किन रैश विच इज़ इरिथमा मार्जिनाटम, सिंडहेम कोरिया। ठीक है, इसमें से कार्डाइटिस अगर एक कार्डाइटिस की हो मिल जाती है ना तो वो इनफ है, और सिंडहेम कोरिया अगर आइसोलेटेड हमें मिल जाता है मतलब कि कोई और कॉज कोरिया का नहीं है, और सिर्फ और हमें सारे कॉज रूल आउट हो गए हैं कि कोरिया किसी और कॉज की वजह से नहीं है, तो हम कहेंगे कि रूमेटिक फीवर की वजह से है। तो आइसोलेटेड सिंडहेम कोरिया इज़ डायग्नोस्टिक। ठीक है, फिर माइनर क्राइटेरिया आ जाता है। माइनर क्राइटेरिया में क्या है, फीवर है, अर्थ्रैल्जियाज हैं, ESR CRP रेज्ड हैं, फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक है,
ल्यूकोसाइटोसिस है। तो ये माइनर क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स हैं। सबसे पहले माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस। तो एमसीक्यू आता है कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो होती है, इनिशियल प्रेजेंटेशन, वो कौन सी होती है? तो दैट इज़ माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस। इसमें होता क्या है? एक्यूट पेनफुल एसिमेट्रिकल होता है ये, मतलब एकदम से पेन होगी। एसिमेट्रिकल मतलब कि एक जॉइंट में, मतलब एक एल्बो में पेन होगी, दूसरी एल्बो में पेन नहीं होगी, ठीक है। ये बड़े जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, या लाइक नीज़ को, एंकल्स को, एल्बोज़ को, रिस्ट्स को, ठीक है। और इसका एक पेन का एक होता है कि हम एस्पिरिन देते हैं तो इसकी जो माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस की पेन होती है वो रिलीव हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। कार्डाइटिस की बात करें तो पैन कार्डाइटिस होता है इसमें। पैन कार्डाइटिस मीन्स के इसमें पेरिकार्डाइटिस होगा, मायोकार्डाइटिस होगा, एंडोकार्डाइटिस होगा। इसमें से जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है दैट इज़ मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्यों है? मतलब किसी के हार्ट के मसल्स ही ख़राब हो गए हैं तो वो हार्ट कैसे काम करेगा? तो दैट विल रिजल्ट इन हार्ट फेलियर, ठीक है, एंड रिजल्ट इन डेथ ऑफ द पेशेंट। एंडोकार्डाइटिस जो है इसके एक्यूट केसेस होते हैं, क्रॉनिक केसेस होते हैं। एक्यूट में जो है ना, अगर एंडोकार्डाइटिस होता है तो माइट्रल रिगर्गिटेशन होती है। यह आपने याद रखना है, शुरू में न्यूमैटिक फीवर में माइट्रल रिगर्गिटेशन होती है, और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्व ख़राब होना शुरू हो जाता है, इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो बाद में जाके माइट्रल स्टेनोसिस हो जाती है। तो मर्मर्स चेंज होते हैं, मतलब माइट्रल रिगर्गिटेशन के मर्मर्स हम देखेंगे कौन से होते हैं। तो वो मर्मर्स हमें शुरू में मिलेंगे, और माइट्रल स्टेनोसिस की जो साउंड्स होंगी वो हमें लेटर ऑन मिलेंगी, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो डिज़ीज़ है वो अर्ली है, मतलब अभी शुरू हुई है, या लेट, बहुत देर से है। अगर तो माइट्रल स्टेनोसिस हमें मिलेगी तो इसका मतलब कि इकोकार्डियोग्राफी पे भी हमें मिल सकती है ये कि माइट्रल स्टेनोसिस है या रिगर्गिटेशन है। तो अगर हमें माइट्रल स्टेनोसिस मिलती है इसका मतलब डिज़ीज़ बहुत देर से चल रही है, ठीक है। और इसमें जो है ना कैरिकोम्स मर्मर होता है जो कि सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है, ठीक है। मतलब ये कि मिड डायस्टोलिक मतलब जब हार्ट जो है वो फील हो रहा होगा ना, हार्ट फील हो रहा होगा, तो मिड डायस्टोली मतलब डायस्टोली के जो मिड पॉइंट होगा ना, जिसमें जो है हार्ट फील हो रहा होगा, उस दौरान मर्मर आएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैरिकोम्स मर्मर। ये क्यों होता है? क्योंकि माइट्रल वॉल्व के जो लीफलेट्स होते हैं वहाँ पे वेल्वुलाइटिस हो चुका होता है, वहाँ पे नोड्यूल्स बन चुके होते हैं। तो ये हमारी कार्डाइटिस होती है। कार्डाइटिस, पैन कार्डाइटिस मतलब पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। एंडोकार्डाइटिस में एक्यूट केसेस में रिगर्गिटेशन है, क्रॉनिक केसेस में स्टेनोसिस है, और कैरिकोम्स मर्मर है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या थी? सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। ये हमें कभी कभार मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है मिले, और ये पेनलेस नोड्यूल्स होते हैं, मोबाइल होते हैं, मतलब मूव कर रहे होते हैं, और मोस्टली जो एक्सटेंसिव सर्फेसिस होती है ना वहाँ पे भी मिलते हैं, स्पाइन पे भी मिल सकते हैं। ये मोस्टली ना 3 हफ्ते बाद जाके डिज़ीज़ के जो है ना बनते हैं। शुरू में आपको माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस मिलता है, वो आपने ज़रूर पूछना होता है। कार्डाइटिस आपको मिलेगा, और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स 3 हफ्ते बाद जाके तकरीबन मिलते हैं आपको, और वो भी रेयर होते हैं, ज़रूरी नहीं है मिले। फिर एरिथमा मार्जिनाटम, ये जो है 5% से कम केसेस में होता है। इसमें हमें क्या मिलता है? एरिथमा मार्जिनाटम के नाम से आपको पता चल रहा है कि मार्जिन्स के ऊपर एरिथमा मतलब रेडनेस होगी, मतलब जो मार्जिन्स होंगे वो रेड होंगे, बाकी सारा जो एरिया होगा वो जो है रेड नहीं होगा, ठीक है। तो लीजन में क्या होगा? रेड कलर की रैश होगी, जिसकी एजेस जो हैं वो रेड कलर की होंगी, लेकिन जो सेंटर होगा वो पेल होगा, ठीक है। और ये हमें कहाँ पे मिलता है? ये हमें ट्रंक में मिलता है, थाइस पे मिलता है, आर्म्स पे मिलता है, लेकिन फेस पे नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमने ये चेक करना होता है, एरिथमा मार्जिनाटम रैश हमें चेक करनी है। ये भी उसी एंटीबॉडीज़ के रिएक्शन की वजह से बनता है। अच्छा,
फिर आ जाता है सिम्प्टम्स कोरिया। ये भी क्या है, लेट मैनिफेस्टेशन है, इसको हम STV2 डांस भी कहते हैं। ठीक है, तो अर्ली मैनिफेस्टेशन क्या है, माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस और माइट्रल रिगर्गिटेशन। लेट में सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हैं जो कि 3 हफ्ते बाद मिलते हैं, और सिम्प्टम कोरिया जो है वो आपको तकरीबन 3 महीने के बाद मिलता है। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलेगा, इमोशनल लेबिलिटी मिलेगी, रिवर्सिबल रैपिड इनवॉलंटरी पर्पसफुल मूवमेंट्स होती हैं जो कि सारे मसल्स को अफेक्ट कर रही होती हैं। मतलब बंदा ना डांस कर रहा होता है एक किस्म का, और वो डांस उसके कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलंटरी रैपिड होता है और पर्पसलेस, और अजीब सी उसकी स्पीच हो जाती है। ठीक है, और इसकी जो है खुद ब खुद रिकवरी हो जाती है, मतलब ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, इसकी कोई ट्रीटमेंट हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे वो ट्रीटमेंट हम देखेंगे कौन सा देते हैं अगर हमें देना भी हो तो इन्वेस्टिगेशंस में देखें आपने, जैसे कि देखा कि माइनर क्राइटेरिया में एक चीज़ हमने देखी थी लैब्स में कि ESR आपने चेक करवाना है और CRP चेक करवाना है, और ल्यूकोसाइटोसिस CBC करवानी है, तो WBCs आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो CBC पे आपको ल्यूकोसाइटोसिस ज़्यादा ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, ESR आपको रेस्ट मिलेगा, C रिएक्टिव प्रोटीन्स आपको रेस्ट मिलेंगे। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन, ये हम प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को मॉनिटर करने के लिए चेक करते हैं कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं या डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है या रिग्रेस कर रही है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, हमने क्या करवाना है, थ्रोट कल्चर्स करवाने हैं जिसमें हमें स्ट्रेप्टोकोकस मिल जाएगा, और स्ट्रेप्टोकोकस को चेक करने के लिए और चीज़ हमने क्या करवाई थी, उसकी एंटीजेंस चेक की थी, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया था, और हमने क्या किया था, उसकी एंटीबॉडीज़ चेक की थी, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज़ ASO टाइटर्स, ये सीरोलॉजी हमने करवा ली। और हम क्या करवा सकते हैं, वो वाली इन्वेस्टिगेशंस जो पहले हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में देखी थी, चेस्ट एक्सरे आपने करवा लिया, ECG करवा ली, इकोकार्डियोग्राफी करवा ली। ठीक है, चेस्ट एक्सरे पे आपको क्या मिलेगा, देखिए वॉल्स ख़राब है ना, तो हार्ट के अंदर जो है ना ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो कार्डियोमेगली आपको मिल सकती है। पल्मनरी कंजेशन, मतलब अगर हार्ट में ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो लंग्स में भी होगा, तो पल्मनरी कंजेशन मिलेगी। ECG पे आपको क्या मिलेगा, AV ब्लॉक मिल सकता है, ये आपने देखा माइनर क्राइटेरिया में था, फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक, ये आपको मिल सकता है। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी में मतलब आप ज़रूर जाएं, अपने कार्डियोलॉजी वार्ड में ज़रूर जाएं एक दफ़ा, और वहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी देखें किस तरह से होती है, और उसमें किस तरह से आपको जो है हार्ट की मूवमेंट नज़र आती है, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। ठीक है, हार्ट मूव करता हुआ आपको नज़र आता है, और यू कैन सी द हार्ट मूविंग, उनकी वॉल्स देख सकते हैं, उसकी वेलोसिटी देख सकते हैं कि किस वेलोसिटी के साथ उसका ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके वॉल्स कैसे हैं, ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो एवरीथिंग यू कैन सी देयर। तो इकोकार्डियोग्राफी जो है ये आपको व्यू करवाती है हार्ट को। ठीक है, तो उसमें आप देख लोगे कि कार्डियक डायलिटेशन होगी, आपको वाल्व एब्नॉर्मलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशंस आपने करवा ली, इसमें CBC ESR C रिएक्टिव प्रोटीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस को चेक कर लिया, उसके लिए हमने थ्रोट स्वैप कल्चर्स लिए, एंटीबॉडीज़ उसकी चेक की, एंटीजेंस चेक की, फिर हमने चेस्ट एक्सरे ECG इकोकार्डियोग्राफी करवा ली। ठीक है, ईजी सी इन्वेस्टिगेशंस हैं। फिर जी आता है हमारा ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले स्पोर्टिव ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि पेशेंट आपके पास जो है ना, मतलब हार्ट का एक मसला है ना, तो हार्ट की कंडीशन के साथ मसले के साथ आ सकता है, कार्डाइटिस है, तो आपने पेशेंट को पहले स्पोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद आपने उसको जो है बेड रेस्ट का कहना है। बेड रेस्ट में क्या होगा कि उसकी जो जॉइंट पेन होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, और उसका जो वर्कलोड होगा हार्ट का वो कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ट आगे काम नहीं कर रहा। और इसको हमने जो है ना बेड रेस्ट को कंटिन्यू करना है जब तक कि पेशेंट की जो सिम्प्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, और उसका फ़ीवर सेटल नहीं हो रहा, उसका ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन जो कि हमने मॉनिटरिंग के लिए चेक करना था वो चेक करते हैं, जब तक कम नहीं है हो रहे, और WBC काउंट जब तक कि आपको कम नहीं मिलता तब तक आपने उसकी बेड रेस्ट, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके रखना है। ठीक है, उसके बाद एक्यूट अटैक के साथ आपके पास पेशेंट आ जाता है, तो एक्यूट अटैक के लिए जो है आपने उसको क्या देनी है, बेंजाइल पेनिसिलिन, ये तो आपको पता होगा स्ट्रेप्टोकोकस के लिए हम देते होते हैं। तो जो है सिंगल डोज हमने देनी है बेंजाइल पेनिसिलिन की
1.2 मिलियन यूनिट्स आई इंट्रामस्कुलर, ये आपने इसकी डोज याद रखनी है, ठीक है। 1.2 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलर आपने देनी है बेंजाइल पेनिसिलिन। अगर बेंजाइल पेनिसिलिन से एलर्जी है तो फिर आप एरिथ्रोमाइसिन देंगे या क्लेरिथ्रोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन देंगे या फिर सेफ्लोस्पोरिन्स देंगे, लेकिन जो आपने याद रखनी है वो एरिथ्रोमाइसिन इन द पेनिसिलिन एलर्जी पेशेंट्स है। फिर क्या है, एनाल्जेसिया है, ये हम किस लिए दे रहे हैं, अर्थराइटिस के लिए, ठीक है। तो अर्थराइटिस के लिए जो हम देते होते हैं, मैंने क्या बताया था, कौन सी दवाई देते हैं, एस्पाइरिन देते हैं, ठीक है। तो ये हम तब तक देते हैं जब तक कि ESR पेशेंट का फॉल ऑफ नहीं होता, और फिर हम इसको टेपर ऑफ करते हैं। फिर जी हमारे आती हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये हम तब देंगे, ऑब्वियसली स्टेरॉइड्स तब देते हैं जब कोई भी चीज़ स्वेयर हो जाए, ठीक है। और ये भी हम तब तक देंगे जब तक कि ESR जो है फॉल नहीं करता, और फिर इसको टेपर ऑफ कर देंगे। मतलब एनाल्जेसिया जो आपने देना है वो दो हैं, एक आपके जो है वो एस्पाइरिन है और दूसरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। कोरिया मैंने आपको बताया कि सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन इसके लिए जो आप दवाई इस्तेमाल करते हो वो होते हैं आपकी एंटी साइकोटिक्स, जिसमें भी हैव द हेरोपेरिडोल एंड डायज़ेपाम विच इज़ अ मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। तो ये हमारी ट्रीटमेंट है कि हमने कोरिया को कैसे ट्रीट करना है, हमने बेड रेस्ट करवानी है, हमने एक्यूट अटैक को कौन सी दवाई से ट्रीट करना है, और एनाल्जेसिया को कौन सा देना है, और कोरिया को कैसे ट्रीट करना है। बाकी क्या है सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या देते हैं, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस। मतलब आपके पास एक पेशेंट था रूमेटिक फीवर का, आपने डायग्नोज करके उसको ट्रीट करके घर भेज दिया, तो उसकी फर्दर मतलब अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है, उसको दवाई देनी है, ठीक है। उसमें भी हमारे पास बेंजाइल पेनिसिलिन है 1.2 मिलियन यूनिट्स, वही वाली इंट्रामस्कुलर एवरी मंथ, ठीक है। जो एलर्जी को होंगे उनमें ऑब्वियसली हम सल्फाडाइजिन या एरिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है। ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होती हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस। इसमें वो कहते हैं कि अगर कार्डाइटिस है और परसिस्टेंट वेल्वुलर डिजीज़ है, तो आपने जो है ना, जो लास्ट एपिसोड है उसके 10 साल तक आपने दवाई कंटिन्यू रखनी है, या फिर 40 साल तक रखनी है। अगर कार्डाइटिस है लेकिन वेल्वुलर वेल्व्स ठीक है, उनमें कोई मसला नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है कि 10 साल तक आपने कंटिन्यू रखना है, या फिर 21 एज तक आपने कंटिन्यू रखना है, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है ये 5 से 15 साल में होती है ना डिज़ीज़ मोस्टली, तो हमने इन पेशेंट्स को दवाई पे रखना है। वो बता रहे हैं कि अगर कार्डाइटिस है लेकिन वेल्वुलर डिजीज़ नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, अगर वेल्वुलर डिजीज़ भी है तो फिर आपने क्या करना है। अगर कार्डाइटिस नहीं है तो आपने 5 साल का प्रोफिलैक्सिस देना है 21 एज तक, ठीक है। और जो है 21 ईयर्स तक देना है। तो रिमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व इन द रिमेटिक डिजीज़ इज़ माइट्रल वॉल्व। ये आपने MCQ के लिए याद रखना है कि मोस्ट कॉमनली माइट्रल वॉल्व इन्वॉल्व होता है, और एक्यूटली जो है वो माइट्रल रिगर्गिटेशन होती है, क्रॉनिक जो है माइट्रल स्टेनोसिस होती है। सो ये पिक्चर देख लें अगर आपने देखनी है, द मेजर मैनिफेस्टेशंस, और ये टेबल है आपका जोन्स क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर, जो हमने इसमें भी देखा है बुक में। इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस बहुत अच्छे करके लिखे हैं कि सिस्टेमिक इलनेस में आपने क्या देना है, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए आपने क्या इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, और कार्डाइटिस के लिए क्या करवानी है, ठीक है। इसको रीड कर लें, वही चीज़ें हैं। और एस्पिरिन अगर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर, तो इसका मतलब कि ये वाकई में यही डायग्नोसिस था हमारा रूमेटिक फीवर। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखें, 15 ईयर्स ओल्ड, एज देख लें कि लड़का है 15 साल का, 1 हफ्ते की हिस्ट्री है उसकी सोर थ्रोट की, जॉइंट पेन की, माइग्रेटरी है, मैकुलर रैश है उसको, रिदमेटस मार्जिनाटम, मतलब 2 आपको जो है क्लू मिल गए हैं। और तीसरा ये कि उसकी जो है ना मिड डायस्टोलिक मर्मर है, दिस इज़ कैरी स्क्रू मर्मर, मतलब उसकी एंडोकार्डाइटिस भी आपको मिल रही है। सो दिस विल बी रूमेटिक फीवर। और क्राइटेरिया टू डायग्नोज क्या है, जोन्स कैफे पाल।
सो जॉन्स में आपको मैंने बता दिया था। कैफ़े पाल में एक्चुअली सी फॉर CRP विच इज़ इंक्रीज्ड, A for arthralgia, F for fever, E for elevated ESR, P for prolonged PR interval और विच इज़ एक्चुअली द फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक उसमें होता है ना। फिर A फॉर जो है एल फॉर ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। फिर आपने नीचे लिख देना है कि 2 मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए या 1 मेजर प्लस 2 माइनर क्राइटेरिया होने चाहिए। थ्रोट कल्चर्स जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, ASO टाइटर रेज होना चाहिए, तो हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे द पेशेंट इज़ हैविंग द रूमेटिक फीवर, ठीक है। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट आप इसको कौन सा देते हैं, सबसे पहले आप बेड रेस्ट का कहेंगे। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट देने के बाद उसका हार्ट जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा, उसकी जॉइंट पेन सेटल करेगी, तो फिर आप जो है उसकी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शंस करेंगे इन केस ऑफ हार्ट फेलियर। एंटीबायोटिक्स देंगे जिसमें बेंजाइल पेनिसिलिन 1.2 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलर है। अगर पेनिसिलिन को एलर्जी है तो रिथ्रोमाइसिन और सेफ्लोस्पोरिन्स देंगे। एस्पिरिन देंगे फॉर द आर्थराइटिस। 24 आवर्स के अंदर अगर इंप्रूवमेंट आती है तो इट इज़ डायग्नोस्टिक। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट देंगे अगर कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, विच इज़ एस इनहिबिटर्स, डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, डाइजॉक्सिन। और अगर कोरिया है तो उसके लिए हम क्लोप्रोमाजीन देंगे, हेलोपेरिडोल देंगे। प्रोफिलैक्टिक के लिए हम क्या देते हैं, हम इंट्रामस्कुलर पेनिसिलिन देते हैं पर मंथ जो है, 1 मंथ पे एक दफ़ा जो है इंट्रामस्कुलर डोज देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ जॉइंट पेन है, उसको स्वेलिंग है। फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व द लेफ्ट एल्बो, देन इन्वॉल्व द राइट नी, मतलब ये क्या है, माइग्रेटरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोर थ्रोट का इन्फेक्शन की हिस्ट्री है। उसके बाद जो है उसको जो है हार्ट फेलियर की नज़र आ रहा है, डायस्टोलिक मर्मर है। तो ये सब कुछ क्या होगा, मिड डायस्टोलिक मर्मर, कैरी कूम्स मर्मर, दिस शोज़ द रूमेटिक फीवर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस आपने कौन सी करवानी है, CBC जिसमें आप ल्यूकोसाइटोसिस चेक करोगे, ESR रिएक्टिव प्रोटीन्स, ASO टाइटर, थ्रॉट स्वैप कल्चर, ECG, इकोकार्डियोग्राफी और चेस्ट एक्सरे। इन्वेस्टिगेशंस आपने वो डेविडसन का टेबल बना देना है जो अभी हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉजेज़ ऑफ डायस्टोलिक मर्मर। डायस्टोलिक मर्मर के जो कॉजेज़ हैं वो मर्मर्स का मैंने बेड साइड से आपको बहुत अच्छा जो है मर्मर्स का सारा मैंने डिटेल आपको वहाँ पे बताई थी, अगर आपने वो देखने हैं तो वो देख सकते हैं। अदरवाइज डायस्टोलिक मर्मर्स जो होते हैं उनके 3 कॉजेज़ मैं आपको बता देती हूँ। एक तो यही है ना, कैरी कूम्स मर्मर विच इज़ इन द रूमेटिक फीवर। इसके अलावा ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर जो है डायस्टोलिक मर्मर आता है, और माइट्रल स्टेनोसिस, मतलब जो स्टेनोसिस होंगे ना, वॉल्स जो हैं वो बंद हैं, वो अपने अंदर से ब्लड को गुजरने नहीं दे रहे, तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो डायस्टोली के दौरान जब हार्ट फिल हो रहा होगा तो वो स्टेनोसिस हुई होगी, उसके अंदर से जब ब्लड गुजर रहा होगा तो वो साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। इस तरह से याद रखें। फिर देखें, 12 साल का बच्चा है, अगेन जॉइंट्स पेन के साथ आ रहा है, और हार्ट मतलब उसको माइग्रेटरी है, और फिर उन्होंने बताया कि माइल्ड ब्रेथलेसनेस है, सोर थ्रोट का इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, तो बाकी सब कुछ भी आपको, ये कैरी कूम्स मर्मर भी है, तो दिस इज़ रूमेटिक फीवर। इन्वेस्टिगेशंस आपने मैनेजमेंट लिखनी है, वही चीज़ें हैं। देन आता है 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल विद हिस्ट्री ऑफ वीकनेस ऑफ राइट हाफ ऑफ बॉडी, ठीक है। तो सॉरी, ये मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ यही बोल रही हूँ, बॉडी फॉर 6 आवर्स, ठीक है। दिस इज़ व्हाट मतलब ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट लग रही है कोई, और इरेगुलर पल्स, हिस्ट्री ऑफ जॉइंट पेन्स एंड फीवर ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो फीवर, जॉइंट पेन्स हिस्ट्री, और ये जो जॉइंट पेन हिस्ट्री है और फीवर है, एज आपने नोट कर ली, बच्ची है, और उन्होंने कोई आपको हिस्ट्री नहीं दी उसकी स्टेप थ्रोट की, ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया वीकनेस है उसको राइट हाफ द बॉडी। एज को नोट करते हुए ना आप ये बताएंगे कि दिस इज़ रूमेटिक फीवर, ठीक है। रूमेटिक फीवर है और विच इज़ प्रोड्यूसिंग द एम्बोलिक स्ट्रोक की वजह से जो है ना उसके वीकनेस हुई हुई है। और फिर उन्होंने बताया कि जॉइंट पेन्स की कॉजेज़ क्या हैं। तो ऑटो एंटीबॉडी जो है वो स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन्स के अगेंस्ट जो बनी होती हैं वो इन्फ्लेमेशन करवा देती हैं जॉइंट्स में, ठीक है। प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो, बाय ट्रीटिंग विद द एंटीबायोटिक्स, प्रॉपर हाइजीन, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर 12 साल का बच्चा है, वो आपके पास आया है, राइट नी जॉइंट स्वॉलन है, और लेफ़्ट रिस्ट जॉइंट पे भी स्वेलिंग है, बाकी उसके सारा कुछ ठीक है। तो
जब छोटे से बच्चे आए ना इस तरह के हार्ट के मसले के साथ, तो यू शुड कंसिडर रूमेटिक फ़ीवर फ़र्स्ट, ठीक है। तो इसमें भी आप यही कहेंगे कि दिस इज़ रूमेटिक फ़ीवर। उन्होंने क्राइटेरिया पूछ लिया तो फिर आपका मतलब क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा रूमेटिक फ़ीवर का है। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, खुद सोचने वाली बात है कि वल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, कार्डिक फेलियर हो सकती है, एवी ब्लॉक हो सकता है और स्ट्रोक हो सकता है, जो हमने ऊपर भी देखा है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए टू प्रिवेंट द स्ट्रेप थ्रोट और एंटीबायोटिक्स 1.2 पेनिसिलिन पर मंथ। फिर देखें 16 साल की बच्ची है और उसी तरह जॉइंट स्वेलिंग वगैरह है, मर्मर्स हैं और एक्सटेंसर सरफेस पे सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी हैं और चेस्ट एक्सरे पे कार्डियोमेगाली भी आपको मिल गई है। सो डायग्नोसिस क्या होगा, एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर, और कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस क्या होगी, जॉन्स क्राइटेरिया, वो आपने बता देना है। So this is all about rheumatic fever.